बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहम मौके के ऊपर अपनी तकारीब का एहतमाम था, तो दूसरी तरफ सिंध की जो जमातें थीं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफले के ऊपर हमला भी किया। इससे ये तासुर वाज़े होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहरों के मामले के ऊपर बहुत हद तक दबाव का शिकार है और अब अंदरूनी तौर पे वो जो दबाव है उसके बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जो गुफ्तगू है जिसमें वफाक को कैटेगोरिकली बातें की गई हैं, माजी की उन्हीं बातों का शाखसाना मालूम होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बहुत से मामलात के ऊपर सिर्फ गुफ्तो शुनीद या ज़बानी जमा खर्च के ऊपर यकीन कर रही थी और उसी से ही मामलात को आगे बढ़ाना चाह रही थी। अब इस मौके के ऊपर ये जो हीट ऑफ द मोमेंट है इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और वो जो ग्रीवेंसेस हैं अगर वो दूर नहीं होते तो एक सियासी तौर पर भी धचका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगेगा और मौजूदा वफाकी इत्तेहाद के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। दूसरी बात जो इस प्रोग्राम के अंदर करेंगे वो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हालात के ऊपर की जाएगी। एक तरफ माशी मंजरनामे को वफाकी हुकूमत अपनी बहुत बड़ी जो है वो मार्का आराई के बाद अपनी फतह के तौर पे देख रही है कि हमने बिजली की कीमतों में कमी वाक़ कर दी है, हमने इंडस्ट्रियल ज़ोन में बेहतरी लाने के लिए इकदाम उठा लिए हैं। ऐसे वक्त में कि जब IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है उसके अंदर ये गुफ्तगू शुनीद पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन इसके बावजूद ये इकदाम उठाए गए। हालांकि यही वो लोग थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये अपोजिशन के अंदर मौजूद थे, तो उस वक्त IMF के बरखिलाफ जब वहाँ उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी की, पेट्रोल की कीमतों में कमी की, तो यही उस पर तनकीद किया करते थे और इसी को बारूदी सुरंगों से तशबीह दी गई थी। और अब की बार इस मौजूदा हालात में अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए IMF से टक्कर किसी हद तक लेना किस हद तक सूदमंद साबित होगा। दूसरी तरफ बात की जाएगी पाकिस्तान में अपोजिशन अलायंस के हवाले से। ईद के रोज़ गुजर चुके, अब ईद के बाद की प्लानिंग कब तक उसकी हिकमत अमली तरतीब दे दी जाएगी, कब तक खदोखाल वाज़े हो जाएंगे, कब तक मुलाकातें और आपसी बयानबाजी का ख़ात्मा हो पाएगा और एक तहरीक अमली शक्ल इख्तियार कर पाएगी, इसी के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान के कौन से ज़खायर जो हैं उनकी बैनुल-अक़वामी सतह पे इस वक्त तरवीज बेहद ज़रूरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात की जाए अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सिंध में मुदाखलत का सामना है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब अगली हिकमत अमली या अगला रोड मैप बिलावल भुट्टो के बयानात के बाद क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार खत्वे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, आप क्या समझते हैं कि आज इस तकरीर के बाद, इन बयानात के बाद पीपल्स पार्टी की जान छूट गई है? सिंध में भी और सियासत में भी नहीं। आज देखें, पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों इतने बुरे तरीके से फंस गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। ज़बानी जमा खर्च पर वहां पे कोई फायदा नहीं होना। पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि पीपल्स पार्टी के काफिलों को लोगों ने रोका है, हुकूमत भी उनकी हो। और खाली ये नहीं, उन्होंने रोका है पीपल्स पार्टी के अपने कारकुन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग, जिस तरह अफनान खान ने कहा कि जनाब प्रेस रिलीज मौजूद है ईमान सदर की, प्रेस ब्रीफिंग जो उनको दी गई थी, और उस बाद उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि ये तो उन्होंने मर्जी से की है। अब पीपल्स पार्टी अगर अपने इस मुतालबे पर ज़बानी जमा खर्च करती है तो सिंध के लोग सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ी तहरीक सिंध के अंदर से बन रही है, जिसका पहला रिजल्ट आज आपने देख लिया, जिसका पहला टेलर आज आपने देख लिया। आज उस टेलर के बाद आप अगर बयान देते हैं कि जनाब ये नहीं बननी चाहिए और वो बन जाती हैं और आप ना कौमी असम्बली में कोई तहरीक लेकर आते हैं, ना ईवान सदर से कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो फिर उसके बाद आप सिंध के लोग इस मामले पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। आज उन्होंने काला बाग डैम के हवाले से बातें शुरू कर दी कि काला बाग डैम के हमायती जो हैं वो इसके हक में बोल रहे हैं, यानी सिंध के खिलाफ बोल रहे हैं। अब
लोगों को समझ नहीं आती कि पानी का मसला पूरे पाकिस्तान का तो मसला होता है, ये इस सूबे की लड़ाई नहीं होती। पीपल्स पार्टी अगर ज़बानी लड़ाई लड़ती है और कुछ देर के लिए अपना इक़्तिदार बचाती है, तो फिर सिंध के अंदर एक ऐसी तहरीक बन जाएगी कि वो तहरीक ना बलूचिस्तान में होगी, ना KPK में होगी, ना पंजाब में होगी। उस तहरीक से निपटना पीपल्स पार्टी के लिए उसी सूरत में होगा कि पीपल्स पार्टी अपनी अहम तरीन जिम्मेदारियों से सबदोज हो और कहे जनाब हम आवाम के साथ करें। पीपल्स पार्टी ये करने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है। ये देखते हैं कि अदालतें डायरेक्शन दे रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि वाटर इमरजेंसी का नफाज जो है वो इस वक्त की ज़रूरत मैं ये भी उसी तरफ आने लगा ना। अब पीपल्स पार्टी से ये नहीं होगा। जब नहीं होगा तो आपका सिंध काट गया, और सिंध के अंदर अगर तहरीक चल पड़ी, जिसका मैंने कहा कि आज टेलर आपने देख लिए, बहुत सी चीज़ें तो टीवी पे आती नहीं ना, सोशल मीडिया पे भी नहीं आती, और आपने देख लिया कि सिंध के अंदर पहली दफ़ा पुलिस वाले भी तनकीद कर रहे थे, जिस पे पीका एक्ट के तहत पर्चा हुआ है। अब जब ये चीज़ें शुरू हो जाएं, ये पीपल्स पार्टी के साथ पहली दफ़ा हो रहा है, और अगर पीपल्स पार्टी 1% इस पर जीत जाती है और किनाल के मामले में पीपल्स पार्टी की मान ली जाती है, तो फिर हार होगी हुकूमत की, फिर हार होगी उन तमाम लोगों की जो किनाल पे काम कर रहे थे। लेकिन उसका डेंट तो सर पीपल्स पार्टी को तब भी लग जाएगा, क्योंकि अवाम कहेंगे ये हमारे, जी मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे प्रेशर से हुआ है। डेंट तो लगेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी हद तक बच जाएगी। लेकिन क्या हुकूमत बचेगी? क्या फिर जो लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी से वो राजी रहेंगे? और हुकूमत क्या अपनी इस हार को, इस शिकस्त को आराम से तस्लीम कर लेगी? इस वक्त दो स्टेक होल्डर हैं, दोनों खतरे में, हुकूमत, पीपल्स पार्टी। हुकूमत करती है तो पीपल्स पार्टी को अपने आप बचाने के लिए बाहर होना पड़ेगा, और अगर हुकूमत नहीं करती तो अपनी साख खो देगी। साख भी करेगी, बाकी भी जहां जहां से जो जो उसके साथ होगा, मुझसे बेहतर पता है। तो ये अप्रैल का जो महीना है ना, मैंने याद है, मैं आपको बार बार कहता, ये अप्रैल फूल तो नहीं होगा इनके? ये बहुत कुछ होने जा रहा है। अप्रैल फूल वहाँ पे होता है जहाँ पे पूरी ज़िंदगी सच बोला जाता हो ना, तो एक दिन झूठ बोला जाए। अच्छा। तो जहाँ पे हो ही सारी ज़िंदगी झूठ, वहाँ पे सच, चलो एक दिन सच का रख लेते हैं। तो ये अप्रैल का महीना देखें, मैं इसको बड़ी नज़र से देखता हूँ। चीज़ें ना हमेशा वापस आती हैं। इसी अप्रैल के महीने में, अप्रैल का महीना था ना इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे मजबूत जो महीना था, इमरान खान को निकालने के लिए कभी सिंध हाउस में मंडी लगती थी, तो कभी कहीं पे लगती थी। तो आज वही अप्रैल का महीना है, और निशाना भी सिंध है, शोर भी सिंध में है, आग भी सिंध में है, जज्बात भी सिंध में है, लड़ाई भी सिंध में है, खताब भी सिंध में है, ये सारा कुछ है। तो ये चीज़ें अपने आप को दोहरा रही हैं यासर। और इस अप्रैल के महीने में अगर एक ऐसा शख्स जा सकता है जिस पर करप्शन कोई नहीं थी, लेकिन उसने कहा जी उनके बंदे बागी हो गए और फलां हो गया फलां हो गया, तो उसको भी लाने वाली, तहरीक को लाने वाली पीपल्स पार्टी थी। वो कहते हैं कि वो ठीक है, बनी जरदारिया उसमें थी। तो अब इसमें भी बकौल मुस्लिम लीग के लीडरान के, बकौल उनके सेनेटर MP MNAs के, कि ये सब कुछ तो जरदारी साहब ने अपनी मर्जी से मंजूर किया, पीपल्स पार्टी इसको नहीं मान रही। तो अब भी शिकंजा जो है ना, वो जा पीपल्स पार्टी की तरफ रहा है, और फंदा जो है वो हुकूमत की तरफ जा रहा है। शिकंजा पीपल्स पार्टी की तरफ है, फंदा हुकूमत की तरफ है। मैंने कहा इसमें दोनों जा रहे हैं, चाहे हुकूमत जीते चाहे पीपल्स पार्टी जीते, नुकसान दोनों को है। हुकूमत जीतती है, पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से लैदा होना पड़ेगा अगर उन्होंने अगली सियासत करनी है। अगर उन्होंने 1 माह या 2 माह 3 माह निकालने हैं ज़बानी जमा खर्च पे, तो वहाँ पर जो कौमें बैठी हैं ना, कॉम्प्रेस जो बैठे हैं, वहाँ पर जो सियासी जमातें बैठी हैं, वो नहीं खामोश रहे। आप ये देखें, हुकूमत है भाई पीपल्स पार्टी की। मेरी कराची में किसी ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई पीपल्स पार्टी, मैं नाम नहीं लेता, राम, उसका मेरे पास एक अमानत है। मैंने उससे पूछा जी क्या करने जा रहे हैं, तो वो शख्सियत उम्रे पे भी मेरे साथ थी, ज़िम्मेदार शख्सियत है।
उसने कहा बच रहे हैं। मैंने कहा क्या बच रहे हैं? अच्छा। उसने कहा भाई हम तो फंस गए हैं, हमारा तो वोट पीपल्स पार्टी को पड़ता था सिंध के अंदर से, अंदरून सिंध से। सिंध से सिंधी वोट था हमारा, और जब सिंधी वोट हमें नहीं अब देना चाह रहा, वो कह रहे यहाँ स्टैंड ले लो तो यहाँ वोट ले लो। वो कह रहा हम तो बिल्कुल, उसने कहा वो लोग जिनके मतलब हम कहते थे इनकी जरूरत नहीं है, कहता वो भी निकल आए। हालात जो है क्या रुख दिखाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन सियासी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हमारे ऊपर कर्जा बेबहा बढ़ा, हमारे ऊपर यहाँ पे मौशी पॉलिसीज़ का नफाज होता रहा, बेशुमार अदवार के अंदर हमने देखा कभी पॉलिसीज़ बनती रहीं, टूटती रहीं, बिखरती रहीं, फिर असर नौ तरतीब उन्हें दिया जाता रहा। कभी कहा जाता रहा कि यही जो है ये मईशत को परवान चढ़ाएगा, कभी कहा जाता रहा कि ये जो अब की पॉलिसी है इससे IMF का कर्जा जो है वो वापस कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता रहा स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के ऊपर पैसा खर्च करें तब जाके पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, कभी कहा जाता रहा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टैरिफ से फ्री कर दिया जाए तो ये मईशत जो है परवान चढ़ाई जा सकती है, कभी कहा जाता रहा बैरूनी ममालिक बैठे हुए पाकिस्तानी असासाएँ रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हो रहा है, कभी ये कहा जाता रहा बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आना चाह रही है और बैरूनी सरमायाकारी से पाकिस्तान के अंदर फ़रोग पाएगा, कभी बहुत से ब्रांड्स के बढ़ने कम होने, नई चीज़ों के मुतारिफ करवाए जाने की बातें होती रहीं। लेकिन एक चीज़ जो दहाइयों से मुश्तरक रही, जिसके ऊपर असबाक में हमें बाकायदा तौर पर दर्स दिया जाता रहा, जिसके बारे में ये पढ़ाया जाता रहा कि ये पाकिस्तान का वो ख़जाना है कि जिसकी दरियाफ्त दहाइयों पहले हो चुकी थी, बल्कि सदी पहले भी इसकी दरियाफ्त हो चुकी थी बंटवारे से पहले, लेकिन हमने उससे इस्तिफादा हासिल नहीं किया। अब मौजूदा हालात में एक सोच है कि उससे इस्तिफादा तो हासिल कर लिया जाए। कब तक उसे पढ़ाया जाता रहेगा, कब तक उस पर मान किया जाता रहेगा, लेकिन उससे फ़ायदा हासिल करना तो दरकिनार, हम उसकी खोज में भी इजाफत देखने में नहीं लाते। अब की बार ये सोच जो परवान चढ़ रही है, तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान में वो ज़खायर कितने हैं और उससे किस तरीके से फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। मादनियात पाकिस्तान में बहुत मौजूद हैं, लेकिन उन मादनियात का अब तक जो बुनियादी फ़ायदा है वो किसको होता रहा है और अब मुस्तकबिल करीब में किसको हो सकता है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मादनियात डॉक्टर गौहर रहमान साहब ने। डॉक्टर गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर बात करें, मैं जिस तरीके से अपने इब्तदाई में कह रहा था कि हमने पढ़ा तो बहुत है, आंखों देखा नहीं है, ज़मीन के अंदर क्या क्या छुपा है हमें मालूम नहीं, सिर्फ पढ़ने की हद तक हमें मालूम है। लेकिन अब की बार क्या तब्दीली है जो माजी के एतबार से मुख्तलिफ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है। हम भी बचपन से ये सुनते आ रहे थे, लेकिन बीइंग अ जियोलॉजिस्ट और साइंसिस्ट पिछले 16 सालों से पाकिस्तान के पहाड़ों में मैं घूम रहा हूँ और इनके ऊपर रिसर्च और उनके ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। मैं खुद को एक अच्छी पोजीशन में समझता हूँ कि मैं इस बात की तस्दीक करूँ कि वाकई जो दावा किया जाता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक वसाइल से, कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, तो वो एक हकीकत है। लेकिन वो अब कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, जारी बात है एक जनरल तो हमें मालूम है कि कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, लेकिन कितने हैं उनको एवेल्युएट करना, प्रॉपर उनकी इकोनॉमिक एवेल्युएशन करना, वो बाकी है। ये जो एक फिनोमेना है ये ग्लोबल है, मिनरल की तरफ आना, ग्रीन एनर्जी की तरफ जो एक डायवर्जन है ये ग्लोबल है। इससे पहले दुनिया ऑयल एंड गैस पर डिपेंडेंट थी और ऑयल एंड गैस को ही फौकियत दी जाती थी और उसकी एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा तवज्जो थी। पाकिस्तान में भी देखें तो बड़ी बड़ी अच्छी कामयाब पाकिस्तान की अपनी नेशनल ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं इस वक्त और बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं। लेकिन अब चूंकि ऑयल एंड गैस के ज़ख़ीरे डिप्लीट कर रहे हैं, कमी की तरफ जा रहे हैं और दुनिया वैसे भी ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, जिसमें सोलर जनरेशन की बात हो रही है, गाड़ियां हाइब्रिड होना शुरू हो गई हैं, बल्कि फुल इलेक्ट्रिक होना शुरू हो गई हैं। तो उस शिफ्ट की वजह से उस रॉ मटेरियल को पूरा करने के लिए दुनिया की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट क्रिएट हो चुकी है इस वक्त, वो है मिनरल्स की, जिसमें ग्रीन एनर्जी मिनरल्स हैं, कॉपर है, इसके अंदर लिथियम है, इसके अंदर और मिनरल्स हैं, इवन एंटीमनी, लेड, जिंक, ये सब। तो ये जो शिफ्ट आया ग्लोबल, तो इस वक्त पाकिस्तान फॉर्चुनेटली
पाकिस्तान ने भी खुद को बड़े अच्छे टाइम पे ग्लोबल जो चेंज आ रहा था उसके साथ अलाइन किया, और इस अलाइनमेंट का ही ये सिलसिला है कि अभी ये हमारा यहाँ पे इस्लामाबाद में जो एक मिनरल फोरम होने वाला है, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है और उसी में खुद को रीअलाइन करने की ज़रूरत है। काम होता रहा है, लेकिन अब चूंकि डिमांड आ गई है और बहुत बड़ी डिमांड है, तो पाकिस्तान भी खुद को उसी डिमांड के तनाजुर में रीअलाइन कर रहा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान मादनियात से माला माल है, आप कहते हैं कि आपकी बड़ी रिसर्च है। ये बात हम बचपन से सुनते आए, हमारे बड़ों ने भी कहा, उनके बड़ों ने भी उन्हें कहा। तो क्या पाकिस्तान में कोई एक हुकूमत ऐसी नहीं थी कि जिसने इन मादनियात की दरियाफ्त के लिए काम किया हो? जी, इदारे मौजूद हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान मुसलसल काम करता आया है, लेकिन कुछ आप ये भी देखें ना कि मिनरल की जो एक्सप्लोरेशन, मिनरल का जो पूरा एक सिलसिला है, जब माइनिंग तक जाते हैं और फिर इसको इंडस्ट्री बनाते हैं, वो एक सिलसिला शुरू होता है एक्सप्लोरेशन से कि आप एक्सप्लोरेशन करें। एक्सप्लोरेशन भी एक बहुत प्रिलिमिनरी उसकी होती रही है। पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, अनफॉर्चुनेटली जो एक वॉर जोन बना रहा, एक टेररिज्म का शिकार रहा, तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी उसका जो इंटरेस्ट था वो कम था, और ज्यादा रिस्क लोग समझते थे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा रिस्क होगा। बहुत सारे लोगों की जो इन्वेस्टर्स थे उनकी नजरें रेको दिक के प्रोजेक्ट के ऊपर लगी हुई थी कि ये कैसे कामयाब होता है, और रेको दिक का प्रोजेक्ट की कामयाबी वो देख रहे हैं। इस वक्त भी रेको दिक के प्रोजेक्ट की कामयाबी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बाहर की कंपनी पैसा लगाती है तो क्या वो उसमें से कोई फायदा उठा पाती है या नहीं। आप देखें, रेको दिक का प्रोजेक्ट चूंकि एक अच्छे कंक्लूसिव उसमें फेज में एंटर हो चुका, वहां पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू है रेको दिक की प्रोजेक्ट साइट के ऊपर। अब जब लोगों ने देख लिया कि हाँ, पाकिस्तान इस वक्त सीरियस है फैसिलिटेट करने में लोगों को, तो वो एक पॉजिटिव फैसिलिटेशन नजर आ रही है, तो इस वक्त लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज जो है तो वो आ रही हैं मिनरल सेक्टर में। इस वक्त बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो ये एक नया फिनोमेना है और एक नई एवोल्यूशन है, और इसके अंदर हम खुद को अलाइन कर रहे हैं। तो माजी में हुकूमतें अगर कर भी रही होती तो भी कुछ हो ना पाता जब तक कि हमारी थोड़ी सी सिक्योरिटी सिचुएशन ना इम्प्रूव कर जाती। तो अब चूंकि हालात थोड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स लाने में और बड़े इन्वेस्टर्स को लाने में कामयाब होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, जिस तरह आपने हवाला भी दिया कि सब लोगों की तवज्जो है, यूक्रेन वाला जो मामला है उसके ऊपर सदर ट्रंप का ये पॉलिसी शिफ्ट भी इसी बुनियाद के ऊपर कहा जाता है कि लिथियम के बहुत बड़े ज़खायर वहाँ पर मौजूद हैं, उसके ऊपर कब्जा करने का प्लान है। इसी तरह दीगर अगर लैंड लॉक कंट्रीज़ में देख लें तो वहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल है। हमने अगर शिफ्ट किया है तो हम उस तरफ को क्यों नहीं जाते कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाएं, खुद उसको आगे बढ़ाने की तगोदो करें। बैरूनी इन्वेस्टर तो लेके आते हैं, उनको रागिब तो करते हैं, वो आते हैं, यानी हमें वो कमीशन भी उन्हें देना पड़ेगा, हिस्सा भी देना पड़ेगा। तो हम उस तरफ अपना शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे कि हम खुद उसको रिफाइन करें, खुद उसको एक्सपोर्ट करें, खुद उसका इस्तेमाल करें, ताकि हम इंडिपेंडेंट हो, इस पूरे मामले पे डिपेंडेंट ना हो किसी। बहुत अच्छा एक आपका सवाल है, और इसी तरफ हम जाएंगे। अल्टीमेटली पाकिस्तान भी इसी तरफ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फुकदान है जी। पाकिस्तान में देखें, कोई भी नेशनल कोई रीजनल बड़ा प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है। तो वो प्रोजेक्ट जब मौजूद नहीं है तो हमारा कोई लोकल जो कहते हैं एक्सपीरियंस व एक्सपर्टीज नहीं है कि हम माइनिंग कर सकें। एक्सप्लोरेशन की हद तक हम जा सकते हैं, लोकल हमारे पास कंपनीज मौजूद हैं जो कि एक्सप्लोर कर सकती हैं, जो कि जियोलॉजिकल जियोफिजिकल काम। लेकिन जब उसके एक्सट्रैक्शन की बात आ जाती है, फिर एक्सट्रैक्शन के बाद एक और फेज आता है जिसमें आप बेनिफिशिएशन करते हैं। जब उसकी आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और इंडस्ट्री के लिए यूजेबल बनाते हैं, वो एक अलग फेज होता है। वो फेज हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान की इंडिजिनस जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है, टेक्निकल कैपेसिटी, तो इसलिए हमें देखना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर एक दो कामयाब प्रोजेक्ट्स हम चला गए, तो सक्सेसफुली अगर उसको हम इवॉल्व कर गए आगे, तो फिर पाकिस्तान की अपनी, जो कि आप देखें कि यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स बन रहे हैं पाकिस्तान की लोकल कंपनीज के साथ। मारी एनर्जीज का कुछ जॉइंट वेंचर बाहर की कंपनीज के साथ बन रहा है। इसी तरह OGDCL भी बाहर की कुछ कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर बना रही है। अल्टीमेटली होगा ये कि ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफर हो जाएगी पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को इधर ये मैं जरूर ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान को बड़ा मोहतात होना चाहिए
अपने सारे के सारे वसाइल नहीं खोलने चाहिए फॉरेन कंपनीज के लिए भी। कुछ वसाइल को इनको रखना चाहिए अपनी नेशनल कंपनीज और नेशनल रिसोर्सेज के तौर पे, उनको कंजर्व करना चाहिए। इस स्टेज पे जब हमारी कैपेसिटी बिल्डअप हो जाए, हम उसको रिफाइन कर सकें, हम उसको इंडस्ट्रियल यूजेबल बना सकें, तब हम अपने रिसोर्सेज और अपने प्रोजेक्ट फर्दर लॉन्च कर सकें। तो ये फेज वाइज वो फेज जरूर आएगा कि जब पाकिस्तान एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि वो खुद अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज से मिनरल को यूजेबल बना सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौहर रहमान साहब इस सवाल देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज में। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।